Good evening everyone, this is Govind Patel and welcome you all on CDP Govind हिमांशी मैम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा जिसमें मैंने आपकी क्लास 12 ले ली थी ईवीएस शॉर्ट नोट्स की और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे जो कि आपको हेल्प करेंगे सीटेट 2021 क्रैक करने में। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नोटबुक उठा लीजिएगा, डाल लीजिएगा क्लास 13 और टॉपिक का नेम पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आज का हमारा पहला पॉइंट है, दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से अलग करते हुए देखते हैं, जैसे चाय की पत्ती को छलनी द्वारा पृथक करना, चाय की पत्ती को छलनी या छलनी द्वारा अलग करना। दूसरा है क्या, जैसे दही को दूध से अलग करना, दूध को दही से या मक्खन को दूध से अलग करना। अब इन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, इन्हीं के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जो क्रियाएं होती हैं, चाय की पत्ती को जैसे छलनी द्वारा अलग करना या दूध से मक्खन को अलग करना, इन क्रियाओं को क्या कहते हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए थे और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोगों का 1 या 2 नंबर पक्का होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथक्करण की कुछ विधियाँ हैं, उनके बारे में हम आज किन किन विधियों के बारे में बात करेंगे वो देख लेते हैं। पहली हमारी विधि है हस्तचयन विधि, दूसरी है थ्रेसरिंग, तीसरी है निष्पावन, चौथी है चालन, पांचवी है अवसादन, छठवीं है निस्तारण और सातवीं है निस्यंदन। तो इन 7 विधियों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओके, तो पहली हमारी हस्तचयन यानी हैंड पिकिंग। ओके, लिखा हुआ है हस्तचयन की इस विधि का प्रयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों जैसे पत्थर तथा भूसों को पृथक करने के लिए किया जाता है। याद रखना, बड़े कणों या पत्थरों को अलग करने के लिए किया जाता है। जो दालों में बड़े कण या भूसा मिले होते हैं उनको अलग करने के लिए हस्तचयन यानी हैंड पिकिंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि मिट्टी के जो बड़े कण होते हैं उनको हस्तचयन से अलग किया जाता है, छोटे कणों को कैसे अलग किया जाता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा थ्रेशरिंग यानी थ्रेशिंग, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाजों को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशरिंग कहते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो सूखे पौधे यानी जो बालियां होती हैं, बालियों से अन्न को यानी अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों से पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया में डंडियों को पत्थर पे पीटा जाता है, डंडियों को एक पत्थर पे पीटा जाता है, जिससे क्या होता है, जो अन्न होता है वो अलग हो जाता है और डंडियाँ जो होती हैं वो अलग निकल आती हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कभी कभी थ्रेशरिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, कभी कभी थ्रेशरिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। कब, जब ये ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या, जब अनाज ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम लोग थ्रेशरिंग का यानी बैलों का उपयोग भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने थ्रेशिंग मशीन देखी होंगी, अब तो हर जगह पे थ्रेशिंग मशीन ही चलती हैं, बैलों का या फिर हाथ से तोड़ने का काम अब ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने थ्रेशिंग मशीन आई होप देखी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्रेशिंग का उपयोग कब किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सूखे पत्तियों से, सूखे पौधों से अन्न कणों को अलग करने के लिए थ्रेशिंग का उपयोग किया जाता है, या फिर बालियों को अन्न से अलग करने के लिए थ्रेशिंग का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है निष्पावन यानी विनोइंग। अब इसके बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। ओके, तो पहला पॉइंट है निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक महिला स्टूल पे खड़े होकर सूप में अनाज को लेकर ऊपर से नीचे डाल रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो भूसा होता है, जो हल्के कण होते हैं, वो एक अलग दिशा में चले जाते हैं हवा की वजह से, और जो भारी कण, जो अनाज के भारी कण होते हैं, वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। हवा की दिशा कैसे है, हवा की दिशा आगे की ओर होती है, तब ऐसा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, ये अब क्या हो गया, निष्पावन। इसमें क्या होता है, स्टूल पे खड़े होकर यानी पवन अथवा वायु के झोंके द्वारा अन्न और अन्न में मिश्रित कणों या भूसों को अलग किया जाता है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका चालन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो साथ साथ में इनको नोट करना ना भूलिएगा। पहला पॉइंट है, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, तो हम क्या करते हैं, हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम छलनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, जब हम लोग आटे को लेके आते हैं, ठीक है, तो उसमें चोकर यानी कुछ अनाज के बड़े कण रह जाते हैं, यानी कुछ भूसी रह जाती है, जिसको अलग करने के लिए हम छलनी का उपयोग करते हैं, जिससे जो महीन आटा होता है वो हमारे बर्तन में आ जाता है, और जो चोकर वगैरह बचती है वो छलनी में रह जाती है, जिसको हम लोग बाद में निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। और ये बड़े पैमाने पे जब बिल्डिंग वगैरह बनती हैं, तो इसका भी उपयोग यहाँ पे किया जाता है। कैसे किया जाता है, मिट्टी को डाला जाता है इसमें, या बजरी को इसमें डाला जाता है, या फिर मोरंग को इसमें डाला जाता है, जिससे जो महीन मोरंग होती है, जो महीन मिट्टी होती है, जो महीन बजरी होती है, वो नीचे आ जाती है, और जो मोटी मोरंग होती है वो इसी छलनी में रह जाती है, जिसको बाद में अलग कर दिया जाता है और महीन मोरंग को उपयोग में ले लिया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, चालन विधि है ये। कौन सी विधि है, चालन विधि है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हम 3 विधियों के बारे में बात करेंगे। पहली विधि होगी हमारी अवसादन, दूसरी होगी निस्तारण, तीसरी होगी निस्यंदन। ठीक है, तो पहली विधि यहाँ पे कौन सी है, अवसादन विधि। कौन सी है, अवसादन विधि। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। लिखा हुआ है, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। कैसे, निष्पावन यानी जो जिससे हवा से हम लोग अनाज को और भूसे को अलग कर रहे थे उससे, या फिर हस्तचयन जिसमें हम लोग हाथ से बड़े कणों को अलग कर रहे थे, उससे पृथक करना संभव नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में से धूल कण, मिट्टी जैसे हल्के कणों को अलग करना मुश्किल होता है। चावल तथा दालों को पकाने से पहले जल में धोया जाता है, तो जल में धोने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। तो लिखा हुआ है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको। तो अब हम लोग एक गिलास में मिश्रण लेते हैं, जिसमें आपकी दाल भी हो सकती है, आपकी मिट्टी भी हो सकती है, आपका पानी भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग मिट्टी और पानी मान लेते हैं, तो इसमें मिट्टी और पानी है, चलो मान लो। ठीक है, तो एक गिलास में हम लोग मिट्टी और पानी का घोल रखते हैं, जिसके बाद में क्या होता है, जिसके बाद में मिट्टी को हम लोग मिला देते हैं पानी में, और मिलाने के बाद में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद में जब थोड़ी देर तक ये मिट्टी अलग हो जाती है, मिट्टी नीचे हो जाती है और पानी ऊपर बच जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको अवसादन कहा जाता है। जब पानी अलग हो जाता है और मिट्टी अलग हो जाती है, इसको अवसादन कहा जाता है। जो मिट्टी नीचे आ गई, पानी ऊपर, साफ पानी ऊपर रह गया, इसको क्या कहते हैं, इसको अवसादन कहते हैं। और इसी के जस्ट आगे का पार्ट क्या है, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, यानी उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब ये मिट्टी तो नीचे बैठ गई गिलास में, ठीक है,
मिट्टी जब नीचे बैठ गई तो हम लोग गिलास को हिलाते नहीं हैं, हल्के से गिलास को उठाते हैं और जो साफ पानी होता है उसको दूसरी गिलास में कर लेते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को निस्तारण कहते हैं, याद रखिएगा। अवसादन किसको कहते हैं? गिलास में हम लोगों ने पानी का घोल लिया, मिट्टी का घोल लिया उसमें और गिलास को थोड़ी देर के लिए रख दिया। अब जब मिट्टी है वो नीचे बैठ गई, पानी ऊपर रह गया, इसको अवसादन कहते हैं। फिर जब मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर रह गया, उस पानी को हल्के से उठा के दूसरे गिलास में अलग कर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किस विधि द्वारा? अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा तेल तथा जल को उनके मिश्रण द्वारा इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निस्यंदन के बारे में। हम लोगों ने अवसादन और निस्तारण विधि पढ़ ली है, हमारी बची है निस्यंदन विधि। देखते हैं ये क्या होता है। लिखा हुआ है, चाय तैयार करने के बाद चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए अक्सर आप चलनी छलनी का उपयोग करते हैं। किसका? चलनी या छलनी का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। तो जब आप लोग चाय बनाते हैं या चाय बनाने के बाद में जो चाय की पत्ती को अलग करते हैं चाय से, उसको क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। फिल्ट्रेशन उसको कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाष्पन यानी इवोपोरेशन। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि एक आप बीकर ले लीजिए और बीकर में 2 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह हिलाकर और मिलाकर उसको बीकर में भर दीजिए। अब क्या करना है आप लोगों को? उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद में जब उबलने लगे और जब उबल कर उड़ने लगे, क्या? पानी जब उबल कर उड़ने लगे, इस क्रिया में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया। इससे क्या होगा? जल जो होगा वो उबलकर उड़ जाएगा और जो नमक होगा वो नीचे रह जाएगा। किसमें? बीकर में रह जाएगा। इसी को हम लोग आगे समझेंगे ध्यान से। अब हम लोगों ने जैसे एक बीकर ले लिया, मान लो ये हम लोगों का बीकर हो गया। ठीक है, आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, जिसमें हम लोगों का क्या है? जिसमें नमक का घोल है। इसके नीचे हम लोगों ने एक लैंप जला दी, एक लाइट जला दी। ठीक है, अब ये लाइट जब जलेगी तो वाष्पन क्रिया से पानी उड़ जाएगा और नमक नीचे बच जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको वाष्पन या इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही समुद्री जल से जब नमक बनाते हैं तो ऐसा क्या करते हैं हम लोग? क्यारियाँ बना लेते हैं। पहले क्यारियाँ बनाने के बाद में समुद्र का जो जल होता है क्यारियों में भर दिया जाता है। फिर धीमे धीमे जो पानी होता है वो उड़ जाता है और जो नमक होता है वो ज़मीन पर रह जाता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाष्पन तथा संघनन। अब वाष्पन और संघनन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। रेत और नमक का आप मिश्रण ले लीजिए पहले। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, इसे आप पृथक कैसे करेंगे? रेत और नमक का जो मिश्रण है उसको आप कैसे पृथक करेंगे वो आपको बताना है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है, हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है, यानी हाथ से हम इसको पृथक नहीं कर सकते। तो आप पहले क्या करिए? रेत और नमक का एक मिश्रण ले लीजिए। हमने ले लिया मान लो। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको अगर अलग करना है तो एक कागज़ की एक कीप बना ली। कागज़ की एक हमने कीप बना ली। फिर कीप से हम लोगों ने क्या किया? उसमें जो नमक और रेत का मिश्रण था उसको हम लोगों ने पानी में घोल दिया। पानी में घोलने के बाद में छलनी लगाई। छलनी से हम लोगों ने जो है उस घोल को नीचे डाला। नीचे डालने से क्या हुआ? रेत जो है छलनी में रह गई और नमक और पानी का घोल ग्लास में आ गया। अब इससे हमारा क्या अलग हो गया? रेत तो अलग हो गई, हम लोगों की रेत अलग हो गई। अब क्या बचा? नमक और पानी बचा। ठीक है, और नमक और पानी को अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नमक और पानी को अलग करने के लिए हम लोगों ने एक केतली ली। केतली में उस घोल को भर दिया। किस घोल को? जो नमक और पानी का घोल था उसको केतली में भर दिया गया। उसके नीचे हम लोगों ने गैस जला दी। गैस जलाने के बाद में जो वाष्प निकली, जो हमारी केतली से वाष्प निकली, उसको हम लोगों ने एक ढक्कन के ऊपर बर्फ़ रख के एक गिलास में उस पानी को एक गिलास में कर लिया। वाष्प क्या हो गई? पानी में परिवर्तित हो गई। पानी को हम लोगों ने एक गिलास में कर लिया। अब जो केतली में जल था वो वाष्प बनकर निकल गया और केतली में क्या बच गया? केतली में नमक बच गया और जल कहाँ पे आ गया?
वो ग्लास में आ गया, जिससे हमारी तीनों चीज़ें अलग हो गई। क्या 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 अलग हो गया? जो रेत थी वो अलग हो गई, जो पानी था वो अलग हो गया, और जो नमक था वो फिर से अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल के निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया? निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक कर लिया। क्या? किन किन चीज़ों को? नमक तथा रेत को अलग कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, आपने कई विधियों द्वारा जल से फंक जैसी अशुद्धियों को पृथक करने का प्रयास किया। कभी कभी आपने सभी विधियों का प्रयोग करने पर भी जल थोड़ा फंकिल यानी गंदा रह जाता है। हम इन अशुद्धियों को पूरी तरह से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? लिखा हुआ है, इस निस्यंदित जल को एक गिलास में लीजिए। एक गिलास में जो गंदा जल है उसको ले लीजिए, जो हल्का गंदा पानी है उसको ले लीजिए। फिर क्या लिखा हुआ है, फिटकरी के एक टुकड़े को धागे से बांधकर इस जल में निलंबित करके घुमाइए। यानी फिटकरी के एक टुकड़े को धागे से बांधकर जल में डाल दीजिए और उसको हल्के से घुमाइए। जिससे क्या होगा? जिससे जल स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा आप करके देख सकते हैं। अब हम करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है थ्रेशरिंग, निष्पावन, फसल की कटाई या हस्तचयन। चलिए आंसर दीजिए। तो अगर दाने से आपको भूसा अलग करना है तो जिसने इसका आंसर नंबर 2 दिया है वो उसका बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बालियों से या फिर सूखे पेड़ के पौधों से बात करेगा तो थ्रेशरिंग होगी। अगर वो पूछ रहा है कि दानों से भूसों को अलग करना है तो वो निष्पावन प्रक्रिया से अलग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए बताइए, आंसर दीजिए इसका। इन सारी क्रियाओं को क्या कहते हैं? पृथक्करण यानी सेपरेशन कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं। क्या करते हैं? कपड़े पर दूध को उड़ेल देते हैं, जिसके बाद में तो क्या होता है? मलाई उस पर रह जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताना है। चालन कहलाती है, अवसादन कहलाती है, निस्तारण कहलाती है या निस्पंदन कहलाती है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की है और अच्छी तरीके से समझा भी है। तो चलिए बताइए, क्या कहलाएगी? फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के जल से नमक डैश की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? बताना है आपको। वाष्पन प्रक्रिया द्वारा, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा। तो अभी हम लोगों ने बात की समुद्र के जल से नमक को वाष्पन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, जिसमें जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं। अब आ गया, देखो, अगर डंडियों से अलग करना है तो वो अलग है, अगर दानों से भूसे को अलग करना है तो वो अलग है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो डंडियों से दानों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेशरिंग कहलाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या कहलाती है? थ्रेशरिंग उसको कहते हैं। आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। किसके लिए डालती है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है पानी को रंग रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए, यानी हल्का जो गंदा पानी है उसको सही करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है
कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने के लिए। रेखा की माँ ऐसा क्यों करती है, चलिए बताइए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए, यानी हल्का गंदा पानी को साफ करने के लिए पानी में फिटकरी डालती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा। जिससे क्या होता है, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाता है। और जिस भाई बहन ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं CDP क्वीन हिमांशी मैम। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।